नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। तो अत्र चतुर्थे उल्लासे संभोगशृङ्गारस्य उदाहरणद्वयं प्रदत्तं प्रतिपादितं मम्मटेन। किमर्थं कस्तावत् तत्र विशेषः उदाहरणद्वयदानं किमर्थं कृतं? यदि संभोगशृङ्गारः एक एव प्रभेदः तर्हि एकम् उदाहरणं प्रदीयताम्। किमर्थम् उदाहरणद्वयं प्रदत्तमिति चेत् तत्र अस्ति कश्चन विशेषः। संभोगशृङ्गारे द्वौ पुरुषौ भवतः, पुरुषौ अर्थात् नायकः नायिका इति द्वौ भवतः। तत्र क्वचित् संभोगः नायकारब्धो भवति, क्वचिच्च संभोगः नायिकारब्धः भवति। अवगम्यते खलु? अर्थात् यदा नायकः संभोगं प्रारभ्यते, नायकेन यदा प्रारभ्यते तदा नायकारब्धः शृङ्गारः संभोगशृङ्गारः इति कथ्यते। यदि नायिकया आरभ्यते तर्हि नायिकारब्धः संभोगशृङ्गारः इति कथ्यते। तत्र आद्यम् उदाहरणम् अस्ति नायिकारब्धं, यतोहि नायिकया तदारब्धं खलु। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः निद्राव्याजमुपागतस्य निर्वर्ण्यपत्युर्मुखं सुचिरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखम् इत्यत्र प्रथमः पादक्षेपः अथवा प्रथमो यत्नः, संभोगाय प्रथमो यत्नः केन विहितः? नायकेन विहितो वा नायिकया विहितो वा? नायिकया विहितः। तस्मात् अयं संभोगः नायिकारब्धः संभोगः इति कथ्यते। यच्च द्वितीये उदाहरणे त्वम्मुग्धाक्षिविनैवकञ्चुलिकया इति विद्यते, तत्र तद्वीटिका संस्पर्शः इत्यादिकम् एतद्वचनादिकं तु केन उक्तं? नायकेन उक्तं। तस्मात् त्वम्मुग्धाक्षि इति तु उदाहरणं नायकारब्ध संभोगशृङ्गारस्य इति अवगन्तव्यम्। तो अनेन प्रकारेण अत्र भेदद्वयं संभोगशृङ्गारस्य परिकल्प्य उदाहरणद्वयम् उपन्यस्तं मम्मटेन इति व्याख्याकारैः प्रतिपादितम्। प्रथमम् उदाहरणं विद्यते नायिकारब्धसंभोगशृङ्गारस्य, द्वितीयम् उदाहरणं विद्यते नायकारब्धसंभोगशृङ्गारस्य। ठीक है, अस्तु अग्रे सरामः। अपरस्तु, अपरः अर्थात् संभोगशृङ्गारात् अपरः अर्थात् विप्रलम्भः। विप्रलम्भशृङ्गारः अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शापहेतुकः इति पञ्चविधः। विप्रलम्भशृङ्गारस्य पञ्चविधत्वम् अस्ति। केते पञ्चविभागाः इति तु भवद्भिः अवगन्तव्यं। ठीक है, अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शापहेतुकः अर्थात् अभिलाष हेतुकः, हेतुशब्दः प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति हेतोः तत्र अभिलाषहेतुको विप्रलम्भः, ईर्ष्याहेतुको विप्रलम्भः, विरहहेतुको विप्रलम्भः, प्रवासहेतुको विप्रलम्भः, शापहेतुको विप्रलम्भश्चेति पञ्चविधः विप्रलम्भशृङ्गारः भवति। अवगम्यते खलु? एतावत्पर्यन्तम् इदं तु सरलम् अस्ति वाक्यं, चिन्ता नास्ति। तत्र किं नाम अभिलाषः? आदौ इदं सर्वं ज्ञातव्यं भवति खलु। किं नाम अभिलाषः? को नाम अभिलाषः? अभिलाषः अर्थात् पूर्वरागमात्रम् अनुरागः इत्यर्थः। अभिलाषो नाम अनुरागः। अप्राप्तसमागमयोः अन्योन्यप्राप्ति इच्छा वा। एतावत्पर्यन्तं नायिकानायकयोः संभोगो न अभवत्। नायिका नायकं न सम्भुक्तवती, नायकोऽपि नायिकां न सम्भुक्तवान्। एतादृशे समये संभोग समागमः, अनयोः नायिकानायकयोः समागमः न सञ्जातः, न प्राप्तः। तस्मात् अप्राप्तसमागमयोः नायिकानायकयोः अन्योन्यम् अर्थात् परस्परं या प्राप्तीच्छा भवति, प्राप्तुं या इच्छा भवति, सा तादृशी इच्छा एव अभिलाषः इति कथ्यते। अभिलाषो नाम इच्छा। कीदृशी इच्छा इति चेत् अन्योन्यम् अर्थात् परस्परं प्राप्ति इच्छा, परस्परं प्राप्तुम् इच्छा। कयोः परस्परं प्राप्तुम् इच्छा? अप्राप्तसमागमयोः। प्राप्तसमागमयोः कयोः? नायिकानायकयोः।
प्राप्तसमागमयोः नायिकानायकयोः परस्परं प्राप्तेः या इच्छा भवति सा इच्छा एव अत्र अभिलाषः इति कथ्यते। अग्रे सरामः। पुनश्च विरह। विरहो नाम कः? अब देखिए, विरह में और आगे जो शाप है या प्रवास है, इन दोनों में अंतर है। प्रवास हेतुक विप्रलम्भः अन्यः, जी शाप हेतुको विप्रलम्भो अन्यः, अपि च विरह हेतुको विप्रलम्भो अन्यः। ठीक है? तो एवं प्रकारे तत्र विरहहेतुको विप्रलम्भः प्रवासहेतुकाद् विप्रलम्भात् तथा शापहेतुकाद् विप्रलम्भाच्च भिद्यते। ठीक? कथम? विरहो नाम कहा। देखिए, प्रवास में और शाप में क्या होता है, भिन्न देश स्थितिर्भवति। अर्थात नायकः एकस्मिन् देशे भवति, नायिका च अपरस्मिन् देशे भवति। एतादृशी अवस्था अथवा एतादृशी स्थितिर्भवति प्रवासे तथा शापे च। किन्तु विरहे किं भवति, एकदेशस्थयोरपि एकस्मिन्नेव देशे स्तः, एकस्मिन्नेव गृहे स्तः, किन्तु तथापि एकतरस्य अननुरागात्, क्वचित् एकस्य अपरं प्रति अनुरागो नास्ति, प्रेम नास्ति। ठीक? रूठ गए हैं, तब जो है दोनों का मिलाप नहीं हो रहा है, तब भी विरह कहलाएगा। अथवा किमपि कार्यान्तरं तत्र उक्तं, कार्यान्तरम् आगतं, नायिकायाः पत्न्याः वा अस्तु पत्युर्वा अस्तु, कार्यान्तरं समागतं, तस्मात् तयोः तत्र समागमो न भवति। एकस्थितयोरपि एकगृहस्थितयोरपि क्वचित् समागमो न भवति। यदा एकगृहस्थितयोरपि एकदेशस्थितयोरपि समागमो न भविष्यति, तदा तस्य विरहः इति नामधेयम्। ज्ञायते खलु? एकदेशस्थितयोरपि एकतरस्य अननुरागात् अथवा अनुरागे सत्यपि, अनुरागस्तु विद्यते, परस्परम् अनुरागस्तु विद्यते, अनुरागे सत्यपि दैवप्रतिबन्धात् किमपि कार्यान्तरमागतं, सा तु ज्वरग्रस्ता अभवत्, अकस्मादेव सा ज्वरग्रस्ता अभवत्। यदा नायिका वा स्यात्, नायको वा भवेत्, यदा ज्वरग्रस्तत्वम् आयाति तदा समागमस्य विषये एव नास्ति। एतादृशावस्थायां विरहहेतुकः विप्रलम्भः इति अवगन्तव्यं। ज्ञायते खलु? पुनश्च कथयेत्, अथवा गुरुलज्जादिवशाच्च असंयोगः। गृहे बहवो जनाः सन्ति, बान्धवाः आगताः, अतिथयश्च समागताः। एवं गृहे जननिबिडे सति, जनसमूहे सति गृहे, तदा नायिका नायकयोः समागमोऽपि न भविष्यति खलु? तदापि तत्र विरहत्वम्, एतादृशविप्रलम्भ एव विरहविप्रलम्भ इति कथ्यते। प्रायेण सर्वत्र अस्माभिः विरहस्य व्याख्यानं सम्यक्तया न क्रियते, विरहस्य अवगमनमपि सम्यक्तया अस्माभिर्न क्रियते। अतएव यत् अभी अभी ये बताइए, मेघदूत तो आप पढ़े हैं, पूर्व मेघ भी पढ़े हैं, उत्तर मेघ भी पढ़े हैं। ये मेघदूत में जो यक्ष और यक्षिणी के बीच में जो विप्रलम्भ है, विप्रलम्भ वर्णित है, तत् सः कीदृशो विप्रलम्भः? यदि भवन्तः कथयन्ति सः विरह विरहाख्यो विप्रलम्भः, वो विरह विप्रलम्भः नास्ति, विरह वो विरह विप्रलम्भ प्रवास शाप हेतुको विप्रलम्भः। अरे भाई, क्या है पहला पद्य? क्या है? कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः। आगे क्या है? शापेन अस्तंगमित स्थापना महिमा खलु। शापेन अस्तंगमित महिमा आसीत् कः? यक्षः। तस्मात् तत्र अनयोः यक्षयक्षिण्योः विरहे अर्थात विप्रलम्भे, ठीक है, नायिका नायकयोः यक्षयक्षिण्योः मेघदूते विप्रलम्भे कः हेतुः? हेतुः कः आसीत्? स्थापित शापः हेतुरासीत्। कुबेरप्रदत्तशाप एव तत्र हेतुरासीत्। तस्मात् तत्र वर्णितो विप्रलम्भः न प्रवासहेतुको विप्रलम्भः, न विरहहेतुको विप्रलम्भः, अपितु शापहेतुको विप्रलम्भः। पर लोक में क्या होता है, पढ़ाते समय भी जो है इसको इतने ध्यानपूर्वक कोई कहता नहीं है। सरलतया क्या कह देते हैं, यहाँ यक्ष और यक्षिणी का विरह है। विरह कहाँ से है जी यहाँ पर? देखिए, रहः अर्थात रहसी, रहस्यम इत्यर्थः, एकांत स्थानम इत्यर्थः। एकांत को कहते हैं रहः। ठीक? विगतो रहः यस्मात् सः विरहः।
जिसमें जिस समय में एकांत का भंग हो जाता है उसको विरह कहते हैं। तो एक घर में रहने पर भी जो है एकांत का भंग तो हो सकता है। मान लीजिए पति पत्नी दोनों ही हैं घर में, कोई मेहमान आ गया तो उनके एकांत का तो भंग हुआ ना। तो जैसे आप आपके रूम में आप अकेले रहते हैं, अपने रूम में आप अकेले रहते हैं, राजा की तरह रहते हैं। कोई दोस्त आ गया आपके साथ, 10 दिन रुकने के लिए आ गया, आप इतना उतावले हो जाते हैं कि कब 10 दिन बीतेगा, कब ये लोग यहाँ से जाएंगे। ये तो हो ही जाता है कि नहीं? तो ये सब विरह है, इसको विरह कहते हैं। एकांत भंग एव विरह, इतना जान लीजिए सरलतया। एकांत भंगो विरह, यत्र एकांत भंग प्राधान्येन गम्यते तत्र विरह विप्रलम्भ। वो भी खासकर विप्रलम्भ के विषय में। विप्रलम्भ तो सर्वदापि कयोः भवति, नायिका नायकयोरेव भवति। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, नमस्ते नमस्ते। म्यूट जुड़ कीजिए, जाइए। म्यूट कीजिए ना फोन। नायिका नायकयोरेव सर्वदा विप्रलम्भो भवति, न तु मित्रयोः द्वयोः। ठीक है, दो गुरु मित्रों जी के म्यूट बीच में, करवाइए ना, दो मित्रों के बीच में आवाज आ रही क्या नहीं होता है, विप्रलम्भ नहीं होता है। हाँ, अस्तु। तर्हि विरहः इत्यस्य अभिप्रायः भवद्भिः अवगतः खलु। विरहो नाम एकान्तराहित्यम्, एकान्तत्वाभावः एव विरहः। स च एकान्तत्वाभावः गृहे एकस्मिन् देशे स्थितवत्योः अपि नायिकानायकयोः भवति। अत एव उक्तम् एकदेशस्थितयोरपि इति। अस्तु, अग्रे सरामः। पुनश्च कथयति ईर्ष्या। ईर्ष्या तु मानमात्रोद्भवम्, अभिमानात् उत्थितं भवति ईर्ष्या। नायकः नायिकांतरम, ठीक है, कोई दूसरी नायिका है, दूसरी नायिका के ऊपर जो है, दूसरी पत्नी के ऊपर या पत्नी से अलग किसी स्त्री के ऊपर जो है, जब वो विशेष रूपेण आकृष्ट हो जाता है तो तब जो है इसको ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि अभिमान को ठेस पहुंचा। तो उसके अभिमान को जब ठेस पहुंचता है तो उससे एक भाव जागृत होता है, वो है ईर्ष्या। और ईर्ष्या से उत्पन्न होता है विप्रलंभ। वो विप्रलंभ कैसा होता है कि ये जो मूलतः जो नायिका नायक है, इन दोनों में, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हेतु क्या है? ईर्ष्या यहाँ हेतु है। अच्छा, तुम उसके पास गए थे ना, तो उसी के पास रहो, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? इस प्रकार से जो विप्रलंभ होता है इसको कहते हैं ईर्ष्या हेतुक विप्रलम्भः। ठीक, यदा उदाहरणं दीयते तदा इतोपि स्पष्टं भविष्यति। इदानीं तु सम्प्रति केवलम् इदं ज्ञातव्यं भवद्भिः यत् कथं एतेषां पञ्चविधानाम् अर्थः संगच्छते इति भवद्भिः आदौ ज्ञातव्यम्। अस्तु, अगला विभाग है प्रवास हेतुकः विप्रलम्भः। प्रवासः देशान्तरगमनं, देशांतरे गतः। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि सच भूत भविष्यत् वर्तमानेषु, भूत भविष्यत् वर्तमान कालेषु अपि भवितुम् अर्हति। अर्थात योऽयं प्रवासः, स च प्रवासः भूतकालेऽपि स्यात्, भविष्यति कालेऽपि भवेत्, अथवा वर्तमान कालेऽपि स्यात्। प्रवास को जो है वो अभी प्रवास में, जब वो प्रवास में था ऐसे कह के भी जो है विप्रलंभ का वर्णन किया जा सकता है। अभी वो प्रवास में है ऐसे कह के भी विप्रलंभ का वर्णन कर सकते हैं। अथवा वो कल से जो है प्रवास में जा रहा है ऐसे कह के भी विप्रलंभ का वर्णन कर सकते हैं। अतः तैः उक्तम त्रिकालिकावच्छेदेन अत्र प्रवासत्वं ज्ञेयं, प्रवासस्य हेतुत्वम् अवगन्तव्यम्। अयं च प्रवासहेतुकः। अच्छा, प्रवास में क्या होता है कि धन संपादनार्थम, धनार्जनार्थम नायकः, सर्वदा नायकः एव देशांतरं गमिष्यति। आजकल तो फेमिनिज्म चल रहा है, तो इसीलिए जो है कह दे, कोई कह दे कि पति घर में रहता है और पत्नी कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह चली जाती है, तो तब भी तो ये हो सकता है, प्रवास हेतु हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इसको भी तो आप प्रवास हेतु कह सकते हैं। तो दोनों में से कभी एक जब बाहर देश चला जाता है धनार्जनार्थम, न तो नान्येन कारणेन, अथवा युद्धार्थम गमिष्यति, ठीक है, योद्धुं गमिष्यति, धनमर्जितुं गमिष्यति, तदा तत्र प्रवासः इति कथ्यते। ठीक है, प्रायेण योद्धुं ये गमिष्यन्ति तस्य प्रवासः इति नामधेयं न भवति खलु। युद्धार्थं ये गमिष्यन्ति ते कथं वा तत्र किमपि धनम् अर्जितुं शक्नुवन्ति, सत्यं खलु।
तस्मात् धनार्जनार्थं यदा गमिष्यन्ति तदा एव प्रवास इति कथ्यते। ठीक है, अस्तु। तो आगे आगे चलते हैं। और सबसे अंतिम में एक प्रभेद है शाप हेतुकः। अस्य तु प्रसिद्धिर्विद्यते, शापस्य प्रसिद्धिः मेघदूते यथा उक्तं तथा एवं अत्र पञ्चविधत्वं विप्रलम्भशृङ्गारस्य अवगन्तव्यम्। अस्तु, क्रमेण उदाहरणं, क्रमेण एतेषां प्रत्येकम् उदाहरणं दास्यति मम्मटः। तत्र अभिलाषहेतुकस्य विप्रलम्भस्य उदाहरणमस्ति प्रेमार्द्राः पृच्छतु पृच्छतु। तत्र केचन करुणविप्रलम्भः इत्यपि विप्रलम्भप्रकारं मन्यन्ते। एक और प्रकार है करुण विप्रलम्भ करके। तो ये कैसे होगा, इन दोनों का समावेश कैसे होगा? अगर दोनों को समावेश हो रहा है तो इसको गुणीभूत व्यंग्य मान लीजिए। जैसे अयम सरसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्तनः नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवी विस्रंसनःकरः इत्यत्र कर्णशृङ्गारयोः अङ्गाङ्गिभावत्वं यथा विद्यते तद्वदेव अत्रापि स्यात्। तत्कथं करुणविप्रलम्भः इति कथम अयं प्रकारः इति चेत् वहाँ पर व्याख्याकार लिखते हैं, देखिए, करुण श्रृंगारस्यापि विप्रलम्भे एव अंतर्भावः। एक होता है करुण श्रृंगार, वो क्या होता है? देखिए, अभी कोई नायक है, वो अभी मरा नहीं है किंतु मूर्छित हो गया है, मूर्छा उसको आ गई है तो वो मूर्छित हो गया है। जब नायक मूर्छित हो जाता है या नायिका मूर्छित हो जाती है तो नायक को, जब नायिका मूर्छित हो जाती है तो नायक को क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, तो नायक दुखी होकर जो है, उसमें तो एक प्रकार का शोक है ना वहाँ पर, तो उस शोक के वजह से जो है वो कुछ बोलने लगता है, बोलने पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा यूनोरेकतरस्मिन्, यूनोः युवकयोः युवानोः द्वयोः अर्थात नायिका नायकयोः मध्ये एकस्मिन् एकतरस्मिन् कोई एक लोकांतरं गतवती। कथम लोकांतरं गतवती? दूसरे लोग पहुंच गए हैं, अर्थात मर गए हैं नहीं, लभ्यमाने पुनर्लभ्य, पुनः वो वापस आएंगे। अब मूर्छावस्था में है, आप थोड़ा उसके उनके ऊपर जल छिड़किए तो वो फिर से आ जाएंगे, या शीतल जल या चंदन का प्रयोग करेंगे तो वो मूर्छा से पुनः सही अवस्था में आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अवस्था है इसको कहते हैं विमनायते यदेकः। ऐसे संदर्भ में अगर उन दोनों में से कोई एक विमनायते, बहुत दुखी हो जाता है, तो तदा भवेत् करुण विप्रलम्भः। इसी को हम करुण विप्रलम्भ कहते हैं। ये एक ऐसा विप्रलम्भ है, इसको आप इन 5 भेदों में से कहीं भी अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं। किसमें अंतर्भाव करेंगे जी? पर ऐसा भी एक विप्रलम्भ होता है, आपको भी पता है। उत्तररामचरितम् इत्यादिषु उत्तररामचरितेऽपि एतादृशाः प्रसङ्गाः वर्णिताः बहुभिः कविभिः, सत्यं खलु? तस्मात् करुणविप्रलम्भः इति अपरः कश्चन विप्रलम्भस्य भेदः अङ्गीकार्य एव। यतोहि अस्य न एतेषु 5सु भेदेषु अंतर्भाव सिद्ध्यति। इसको प्रवास हेतुक नहीं कह सकते हैं, ईर्ष्या हेतुक नहीं कह सकते हैं, शाप हेतुक नहीं है, और क्या है, विरह हेतुक भी नहीं है, अभिलाष हेतुक भी नहीं है। तो विरह तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि विरह की गणना अलग तरह से किया जाता है। विरह तब माना जाएगा जब दोनों जीवित है, आपको पता है कि वो अभी अस्तित्व में है, नायक हो या नायिका हो, आपके प्रियतम, आपकी दयिता जो है वो अभी भी जीवित है, वो आपके आंखों के सामने जो है इधर उधर भटक रही है, पर आपके पास वो नहीं आ सकती है। ऐसी अवस्था में उसको कहते हैं विरह। पर इस विरह शब्द को लेकर जो है संस्कृत साहित्य में हो या अन्य भाषाओं के साहित्य में हो, इस पद को जो है बहुत ही ढीला बना दिया है, डाइल्यूट कर दिया है इस पद को। तो इसीलिए हमको विरह को समझने में जो है थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि हर जगह विरह शब्द का प्रयोग कर देते हैं। पति पत्नी बहुत दूर में है, ठीक है, तब भी दोनों में विरह है। विरह नहीं है जी वहाँ पर, ये अपने मन से जो है कुछ धनार्जन करने के लिए बाहर गांव आया है, दिल्ली गया है, ये अपने मन से गया है दिल्ली, तो तब कैसे पत्नी को विरह हो जाएगा? विप्रलम्भ कहिए ना उसको। हाँ, विप्रलम्भ है अगर आप कहेंगे तो हम मानेंगे, हाँ ठीक है विप्रलम्भ है। तो वहां पर कौन हेतु है? विरह हेतु नहीं है वहां पर। हेतु क्या है? प्रवास हेतु कहा विप्रलम्भ।
ठीक है। तो कम से कम आप साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं, आपको तो पता रहना चाहिए कि विरह और विप्रलंभ में अंतर होता है। एकांतत्वाभावो विरहः, विप्रलंभः काचिद अवस्था। अयम हेतुः, विरहो हेतुः, विप्रलंभः अवस्था विशेषः। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको बहुत सूक्ष्मतया आपको जानना है। विप्रलंभ को इसीलिए मैं अवस्था कह रहा हूं क्योंकि वो अन्य अन्य हेतुओं से भी हो सकता है। विरह के लिए वह अन्य हेतु नहीं होता है, विरह बस एक ही होता है। ठीक। चलिए जाने दीजिए। तो इस प्रकार से करुण विप्रलंभः इति प्रकारान्तरमपि विद्यते, प्रभेदान्तरमपि विद्यते इत्यपि अवगन्तव्यम्। क्वचिच्च केचित्तु पूर्वानुराग महना प्रवास करुण विप्रलंभ इति चत्वारः एव भेदाः इति केचिन् मन्यन्ते। पूर्वानुरागः अर्थात् अभिलाषः, मानः, प्रवासः तथा करुणविप्रलम्भ इति चत्वारः एव विप्रलम्भस्य भेदाः इति केषाञ्चिन् मतमपि विद्यते। एवम् अनेन प्रकारेण अद्य अस्यां कक्षायाम् अस्माभिः किं चर्चितम्, अस्माभिः इदमेव चर्चितं यत् विप्रलम्भशृङ्गारस्य कति भेदाः भवन्ति इति चर्चितम्। ठीक। बस इसी को समझने में जो है एक क्लास पूरा चला गया। 5 प्रभेद होते हैं, अभिलाष विरह ईर्ष्या प्रवास शाप हेतुकः पंचविधः। ठीक। अयम विप्रलम्भ श्रृंगारः पंचविधो भवति। संभोग श्रृंगारस्तु एक इत्येव गण्यते, तथापि संभोग श्रृंगारस्य द्वौ भेदौ भवतः। कौन कौन है? नायिकारब्धः संभोग श्रृंगारः, नायकारब्धः संभोग श्रृंगारः इति द्वौ भेदौ। विप्रलम्भस्य तु पंचभेदाः। तत्र करुणविप्रलम्भः इति प्रभेदान्तरमपि कैश्चित् कल्पितम् अस्ति इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः विचारितम्। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया है, कोई संदेह नहीं है यहाँ तक?